Hello students, today we will solve the remaining paper. Yes students, you are ATPG का ABST 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके 1 to 50 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फाइन. क्वेश्चन नंबर 51 इज ईयर्स आपको गिवन है, सेल्स एंड प्रॉफिट और लॉस है. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सेल्स है 90,000, 1,30,000. लॉस है फर्स्ट ईयर में 10,000 का, प्रॉफिट है 10,000 का. आपको फाइंड आउट करनी है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, वार्षिक स्थिर लागत. इसका फॉर्मूला होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट. ये इसका फॉर्मूला है. अब देखिए सेल्स भी हमें गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, बट पीवी रेशियो नहीं है. तो पीवी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 सालों की सेल्स और 2 सालों के प्रॉफिट लॉस गिवन है. तो उस पर बेस्ड पीवी रेशियो का फॉर्मूला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स. अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है हमारा 10,000 का, माइनस करेंगे क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट है, और इधर आपको फर्स्ट ईयर में लॉस गिवन है तो माइनस करेंगे, और लॉस है तो जो फिगर आएगी वो माइनस में आएगी 10,000 डिवाइडेड बाय. अब देखिए सेकेंड ईयर की सेल्स है 1,30,000 और ये 90, तो ये हो गया 40,000. 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय 100. वैल्यू आ रही है आपकी 50%. क्लियर. अब इन सबको इसमें फिट कर दीजिए. सेल्स है 1,30,000 की, मल्टीप्लाई बाय 50% माइनस प्रॉफिट है 10,000 का. 1,30,000 का ये क्या हो जाएगा 65,000 माइनस 10,000 दैट इज 55,000. तो इसका आंसर आ गया सी. क्लियर है आपको? सी है 55,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10,000 and the profit volume ratio is 20%, then what would be the break even point? आपको स्थिर लागत गिवन है 10,000 की, लाभ मात्रा अनुपात है 20%, सम विच्छेद बिंदु निकालना है आपको रुपीस में. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा बीपी इन रुपीस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 10,000, पीवी रेशियो है 20%. इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 50,000 रुपीज. सी. नेक्स्ट है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट 200 kg material is required at ₹10 per kg, but in actual 190 kg material is used at the rate of ₹11 per kg. The material price variance will be. यहाँ आपको निकालना है मटीरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण, और आपको गिवन क्या क्या है. 200 किलोग्राम सामग्री दर से ₹10 प्रति किलोग्राम प्रयुक्त की जानी चाहिए. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 kg,
स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 10 रुपीज़ पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 190 केजी और एक्चुअल प्राइस है आपका 11 पर केजी। ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको सामग्री मूल्य विचरण, प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 190, स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस है 11, तो ये आ गया 190 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ गया माइनस का 190। डैट मीन्स ये है 190, 2 गिवन है जो एडवर्स वाला है क्योंकि माइनस में आंसर आया है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? If the variance that will always be unfavorable in the standard costing, फर्स्ट है मटेरियल प्रोडक्शन वेरिएंस, बी है आइडल टाइम वेरिएंस, सी है लेबर प्रोडक्शन वेरिएंस, नन ऑफ द अबव। प्रमाप लागत का ऐसा विचरण जो सदैव व्यवसाय में प्रतिकूल ही होता है। ए है सामग्री उत्पादन विचरण, बी है कार्यहीन समय विचरण, सी है श्रम उत्पादन विचरण, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्शन वेरिएंस है वो एडवर्स भी हो सकते हैं और फेवरेबल भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। बट जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो प्रॉफिट पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, इसलिए ये क्या होता है, एडवर्स होता है, अनफेवरेबल होता है, प्रॉफिट को ये कम कर देता है। प्रॉफिट को कम कैसे कर देता है कि ये जो हमारा कार्यहीन समय है उसकी भी हमें वेजेस पे करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है जिसको कि हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पर हमारा लेबर फ्री बैठा रहता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, लाइक पावर कट, अगर पावर कट हो जाता है तो भी आपको लेबर फ्री बैठा है तो भी आपको पेमेंट करना होगा। स्ट्राइक ईयर्स, स्ट्राइक के ड्यूरेशन में, नेक्स्ट हो गया मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी पे। तो इन सारी कंडीशंस में लेबर आपका फ्री बैठा रहता है तो भी आपको पेमेंट करना होता है, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स कम होते हैं। इसलिए आइडल टाइम वेरिएंस हमारा हमेशा क्या होता है, अनफेवरेबल, एडवर्स होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्यहीन समय विचरण। क्वेश्चन नंबर 55, जीरो बेस्ड बस्टिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जीरो बेस बस्टिंग इंट्रोड्यूस की थी पीटर ए पेयर ने 1970s में। अब ये क्या है? ज़ीरो बेस बस्टिंग एक बस्टिंग का मेथड है इन विच ऑल द एक्सपेंसेस आर जस्टिफाइड फॉर एवरी न्यू ईयर। सब एक्सपेंसेस आप जस्टिफाई करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसका आपको जस्टिफिकेशन किस में पढ़ना होता है, जीरो बेस्ड बस्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। निम्न में से कौन सी लागत खातों में शामिल है? अब देखिए, कॉस्ट अकाउंट्स में आप उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जो कॉस्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो यही इसका एक फंडा है कि आपको चेक करना होगा कि कौन सी आइटम्स कॉस्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है फिक्टिशियस रेंट, ये हमारी कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ये भी नहीं है, रेंट रिसीव्ड, यस रेंट रिसीव्ड हमारी क्या है, कॉस्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी,
ये हमारी फाइनेंस से और अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इफ द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री इज डबल्ड देन द डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड at fixed cost, at variable cost, at semi variable cost and none of the above। यदि एक कारखाने का उत्पादन दोगुना हो जाता है तो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है। लुक स्टूडेंट्स, अगर कंपनी का प्रोडक्शन डबल हो जाता है तो उसमें डेप्रिसिएशन रेट होती है हमारी 50%। चूँकि ये रेट फिक्स रहती है, डबल होने पर ये रेट फिक्स रहती है, आपको 50% ही चार्ज करना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एट फिक्स्ड कॉस्ट। फाइन, क्योंकि ये क्या है, रेट 50% ही रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे टिक किया है फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर 58, लॉस शोड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ₹10,000, डोनेशन ₹6,000, abnormal loss ₹9,000, abnormal gain ₹3,000. These were not shown in cost accounts. What would be the profit according to cost books? आपको ऑप्शंस गिवन है। हिंदी में देखिए, वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित हानि 10,000, दान 6,000, असामान्य हानि 9,000, असामान्य लाभ 3,000 लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ या हानि होगी। लुक स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट से आपको मोस्टली 2 और 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको आप देख लें अच्छे से, ठीक है। अब इसमें आपको बोला गया है कि लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, इनमें ये जो लागत लेखे हैं उनमें आपने इनको इंक्लूड नहीं कर रखा था, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट लेते हैं, कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। उनमें क्या एडजस्टमेंट होंगे, ये सारे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। इस प्रॉफिट में हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देते हैं और इनकम्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐड ऑल प्रॉफिट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, लेस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंस। तो आपका लास्ट में क्या निकल के आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या आइटम्स गिवन है। फर्स्ट ये गिवन है 10,000, लॉस गिवन है वो भी। तो अब इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें गिवन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ है हमारा 10,000 का लॉस, ठीक है। नाउ डोनेशन ₹6,000, एक्सपेंसेस है डोनेशन, एबनॉर्मल लॉस ₹9,000, ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों लेस होते हैं कॉस्ट अकाउंट में से, तो -6,000 -9,000। एबनॉर्मल गेन ₹3,000 और 3,000 क्या होंगे, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। आपने लागत लेखों का लाभ क्या माना है, X। लेट द कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट इक्वल्स टू X। तो X में आपने ये सारे एडजस्टमेंट किए तो ये आ गया है। अब आप इसका रिवर्स चल के करेंगे तो ये X की वैल्यू आ जाएगी। तो -10,000 में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 15,000, क्योंकि ये ऊपर से लेस होते हुए आए हैं तो रिवर्स करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो इधर आ गया प्लस का 5,000, इधर ये प्लस हो रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए,
-3000, तो ये 2000 आ गया आपका लागत लेखों का प्रॉफिट, ₹2000 प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। मीनिंग ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कैश, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। निधि प्रवाह विवरण में निधि से अर्थ है रोकड़, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। देखिए स्टूडेंट्स, फंड फ्लो मींस नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी। Question number 60. The total asset in the base year 2021 is rupees 10 lakh. In the current year, rupees 15 lakh. What would be the trend ratio in 2022? एक्स लिमिटेड की आधार वर्ष 2021 की कुल संपत्तियां 10 लाख है और चालू वर्ष में कुल संपत्तियां 3 लाख है, और वर्ष 2022 की आपको ट्रेंड रेशियो निकालना है। तो ट्रेंड रेशियो का फॉर्मूला है करंट पीरियड वैल्यू माइनस बेस पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। करंट पीरियड वैल्यू है आपकी 15 लाख माइनस बेस की है 10 लाख। ये तो है बेस की और ये है करंट की, ठीक है। डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू 10 इंटू 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो वैल्यू आ गई आपकी 50%। 50% प्लस में आई है आपकी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 61, इफ द फिक्स्ड असेट्स ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 1,60,000, करंट असेट्स रुपीज 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज रुपीज 60,000, इन्वेस्टमेंट रुपीज 50,000, फिक्टिशियस असेट्स आपको गिवन है 30,000, लाइबिलिटीज है 80,000 की। व्हाट वुड बी द अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल? एक हिंदी में देख लीजिए, एक कंपनी की स्थायी संपत्तियां, ये सबको क्लियर है कि फिक्स्ड असेट्स है, चालू संपत्ति करंट असेट्स है, चालू दायित्व है, ये विनियोग इन्वेस्टमेंट कृत्रिम संपत्ति फिक्टिशियस असेट्स है, दायित्व 80,000 के। आपको विनियोजित पूंजी पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको ये विनियोग और कृत्रिम संपत्तियां फिक्टिशियस असेट्स गिवन है, फिक्टिशियस असेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आप उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। साथ में जो विनियोग है इसमें आपको गिवन नहीं है, ट्रेड है नॉन ट्रेड है, वो भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और इधर आपको जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपको सिर्फ कौन सी लेनी होती है? करंट लाइबिलिटी। तो आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो स्थायी संपत्ति है 1,60,000 प्लस करंट असेट है आपकी 1 लाख, करंट लाइबिलिटी है 60,000, तो वैल्यू आ रही है 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर होगा, ये इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप। फ्लो ऑफ फंड्स विल बी, कोष प्रवाह होगा।
लुक स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपको फंड फ्लो के बारे में बोला था कि नेट वर्किंग कैपिटल ही हमारा फंड फ्लो होता है। तो फंड फ्लो का सिंपल सा आपको फंडा क्या याद रखना है कि फंड्स का फ्लो तभी होगा जब एक तो फिक्स्ड होगा और दूसरा करंट होगा, चाहे वो असेट हो या लाइबिलिटी हो। क्लियर? कैसे? एक होना चाहिए हमारा फिक्स और एक होना चाहिए करंट। ये कुछ भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन में लेना और देना दो चीज़ होती है, तो एक आपका फिक्स्ड होना चाहिए, एक करंट होना चाहिए। अब उसको हम इसी से टैली कर लेते हैं, तब तो आपका फंड फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ द फंड विल बी, ए है कैश परचेज ऑफ गुड्स। अब कैश परचेज फ्रॉम गुड्स, तो गुड्स आपकी आई है और कैश जा रहा है, तो कैश और गुड्स ये दोनों क्या हैं? आपकी करंट ही चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे फंड फ्लो नहीं होगा। ये भी आपका करंट असेट है और ये भी आपकी करंट असेट है, तो नो फ्लो। नेक्स्ट है कैश सेल्स ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी आपकी फिक्स्ड असेट होती है, तो ये है आपकी फिक्स्ड असेट और इधर क्या है? ये करंट असेट है, तो यहाँ पे क्या होगा? फंड का फ्लो होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड है और दूसरी करंट है। आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं अपन। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए डेटर्स भी आपकी क्या है? करंट असेट है और कैश भी आपकी करंट असेट है, तो इसमें भी फंड फ्लो नहीं होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है और ये आपकी करंट असेट है, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि फंडा क्या है? एक फिक्स होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 63, द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो तो आपको इसके फॉर्मूले में ही पता चल जाता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये है हमारा करंट रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? स्टॉक। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वो भी होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक ये नहीं होता है, यही डिफरेंस है। और ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केटेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है? तो ये क्या आ गया? स्कंद का व्यवहार। नेक्स्ट है द करंट रेशियो इज 4:5 एंड द क्विक रेशियो आपको गिवन है 5:7। इफ द करंट लाइबिलिटीज आर ₹3,50,000 देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक? क्या अमाउंट होगा स्टॉक का? चालू अनुपात 4:5 है, त्वरित अनुपात 5:7 है और चालू दायित्व है 3,50,000। ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? स्टॉक निकालना है। तो क्या क्या गिवन है? करंट रेशियो, तो करंट रेशियो आपका क्या है? 4:5। ये क्या होता है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है 3,50,000 की, तो 4/5 इक्वल्स टू ये है करंट असेट डिवाइडेड बाय 3,50,000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी करंट असेट की, डेट इज 2,80,000। ठीक है? अब करंट असेट आ गई है, अब आप फाइंड आउट कर लेंगे क्विक रेशियो से स्टॉक। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो है आपका 5:7, करंट असेट आ गई है 2,80,000 से, स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी गिवन है 3,50,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर
और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 1,75,000 इक्वल्स टू 1,96,000 माइनस 7 स्टॉक। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, वैल्यू स्टॉक की आ जाएगी 30,000। तो 30,000 आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। द इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹1 lakh and the turnover is 3 times. If the profit on sale is 6%, what would be the return on invested capital? तो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल निकालनी है। यदि एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए है और इसका आवृत 3 गुना है, विक्रय पर शुद्ध ये है 6% और फर्म की विनियोजित पूंजी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है इसका? कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल। अब आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वो सेल्स का, वो विक्रय का 6% है, तो जब आपके पास सेल्स आएगी तभी आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और सेल्स के लिए आपको एक टर्नओवर रेशियो गिवन है 3 times रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या गिवन है आपको? 3 times, तो इधर आ गया 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। टोटल सेल्स गिवन नहीं है आपको, आपने टर्नओवर रेशियो ये जो गिवन है वो लिख दिया। इन्वेस्टेड कैपिटल गिवन है 1 lakh, तो टोटल सेल्स कितनी आ गई है आपके पास? 3 lakh। अब आपके पास टोटल सेल्स आ गई, इसका 6% क्या है आपका? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका 6% आप निकाल लीजिए, दैट इज 18,000। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18,000। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल है 1 lakh इंटू 100, ये यहाँ पे परसेंटेज में है ना, इसलिए इंटू 100 आएगा। ये निकाल लेंगे 18%, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, आपको गिवन क्या क्या है? डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश बैलेंस और डेटर्स। डेब्ट इक्विटी कैपिटल रेशियो निकालना है आपको। ऋण समता पूंजी अनुपात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसमें देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या क्या है? डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट है, ये शेयर होल्डर्स फंड है, कैश बैलेंस नहीं आता है, डेटर्स आपके शॉर्ट टर्म के हैं तो ये भी नहीं आएंगे। तो 5 lakh डिवाइडेड बाय 25, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी बी, 0.2:1। क्वेश्चन नंबर 67, what would be the net effect on fund flow if the amount received from debtors were ₹12,000 and the purchase of the furniture is ₹7,000। देनदार से प्राप्त राशि 12,000 है और फर्नीचर का
क्रय 7000 है, कोष प्रभाव पे शुद्ध प्रभाव। अब देखिए ऊपर हमने बोला था फिक्स्ड और करंट का आपको देखना है। अगर एक चीज़ फिक्स्ड है और दूसरी करंट है तो फंड फ्लो पर इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वही आपको चेक करना है। इधर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो ये कैश है, वो करंट असेट है, ये भी करंट असेट है, इसका इफेक्ट फंड फ्लो पर नहीं होगा। क्लियर। अब इधर है द परचेज ऑफ फर्नीचर। अब परचेज करेंगे तो कैश जा रहा है, तो ये वो है करंट असेट, और फिक्स्ड असेट्स आपकी फर्नीचर है, तो एक हो गया आपका फिक्स्ड और एक हो गया करंट, तो ये हाँ हुआ है फंड फ्लो। ठीक है। अब है 7000 रुपीज़ आपको गिवन है, तो देखिए इसमें अब आप इफेक्ट क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल पे, कि आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। कैश जा रहा है तो करंट असेट्स कम हो रही है। ठीक है, तो करंट असेट्स कम हो रही है, दैट मीन्स आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी कम हो गई। कैसे? 9000 करंट असेट और 2000 की लाइबिलिटी थी, और आपकी करंट वो वर्किंग कैपिटल क्या है, 7000। ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट असेट है वो कम हो गई है, आपने 7000 का पेमेंट कर दिया, तो करंट असेट्स कितनी बची, 2000, और करंट लाइबिलिटी तो ऑलरेडी 2000 की थी, तो ये भी 2000, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल हो गई नील। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे करंट असेट्स कम हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, तो इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज्ड बाय 7000, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68, विच फाइनेंस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। लुक स्टूडेंट्स, 2021 और 22 में कौन सा एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 2021। इसका आंसर है ए, विद अधिनियम 2021 ही आपका 21-22 पे लगेगा। क्लियर। इसके आगे आपके इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, लेकिन वो आपको अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं। लुक स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के पिछले साल के पेपर में 18 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यस 18 क्वेश्चन। इसलिए आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज कर सकते हैं उनको अच्छे से करके जाइए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स में से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CC एंड 80CCD अंडर सेक्शन 1 अंडर द न्यू टैक्स रजीम। 80C, 80CCC, 80CCD उपधारा 1 के अंतर्गत नवीन दर पर कटौती की अधिकतम राशि क्या होगी, डैट इज 1,50,000 रुपीज़ आपकी क्या है, मैक्सिमम टैक्स रिजीम है। नंबर 87, द एप्रोप्रिएट मेजरमेंट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट इज। विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता अगर आपको जांचनी है तो आप इनमें से कौन सा एवरेज यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन रिलेटिव चेंजेस की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? रिलेटिव चेंजेस की स्टडी के लिए। इसका एग्जाम्पल है आपका लाइक परसेंटेज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंडेक्स नंबर। इन जगह पर ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन हमारा एवरेजेस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, लाइक एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज वेजेस। तो कहीं पे भी आपको ये एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। एवरेज प्रोडक्शन हो गया, एवरेज वेजेस हो गया, एवरेज मंथली इनकम हो गया, तो कुछ भी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन आपका सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ आता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्टी, वेल्थ। इसके अलावा जो भी क्वालिटेटिव फैक्ट है उनके मेजरमेंट के लिए भी यूज़ आता है। क्वालिटेटिव फैक्ट मतलब
इंटेलिजेंस, ब्यूटी, तो जिनको कि आप मेज़र नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर। तो जो इंटेलिजेंस है वो हमारी एक क्वालिटी है, क्वालिटेटिव फैक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियन। नेक्स्ट है मोड। मोड डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम यूज आता है। एग्जाम्पल है एवरेज मोबाइल कॉल्स इन अ डे इज 100। एक दिन में आपकी कॉल्स कितनी आ रही है मोबाइल पर, तो इसका मैक्सिमम आपने किस में देखा है? एवरेज से मोड में। तो ये आपको चारों क्लियर है, ये आपकी क्वालिटेटिव फैक्ट बताता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। डिविएशन टेकन फ्रॉम इज ऑलवेज 0 इन एन इंडिविजुअल सीरीज। डैश से लिए गए विचलन का योग 0 होता है। लुक स्टूडेंट्स, आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं मीन निकालने का, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये यूज़ करते हैं। इसमें a अज्यूम मीन लेने का उद्देश्य यही है कि मीन से आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम मीन लेते हैं फॉर्मूले में। तो इसका आंसर क्या होगा? समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है इफ द अर्थमेटिकल मीन इज 40 एंड द मोड इज 36, तो मीडियन फाइंड आउट करना है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। z ये रहा और ये है आपका x बार। 36 इक्वल्स टू 3m माइनस 2, इधर आ गया 40। इसको सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 80 इक्वल्स टू 3m, 116 3m, तो 38.67। क्वेश्चन नंबर 90, if the mean of 7 items is 100 and is of 3 items is 50, then what would be the mean of these 10 items? यदि 7 मदों का समांतर माध्य 100 हो और 3 मदों का समांतर माध्य 50 हो, तो 10 मदों का समांतर माध्य क्या होगा? देखिए मीन का क्या फॉर्मूला है? x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7 आइटम्स का मीन है आपका 100, तो सिग्मा x क्या हो गया? डेट इज 700 इक्वल्स टू सिग्मा x। इधर 3 मदों का सिग्मा x क्या निकलेगा? डेट इज 150। ये है 7 आइटम्स का, ये है 3 आइटम्स के टोटल हो गया आइटम्स का। तो टोटल 10 आइटम है, इन 10 आइटम का सिग्मा x कितना हो गया है? 850। तो x बार इक्वल्स टू 850 अपॉन 10, दैट इज 85। ऑप्शन नंबर बी। 91 है द वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वार्टाइल इज, दूसरे चतुर्थक अंक का मूल्य होगा A इक्वल टू मीडियम, इक्वल टू 50th परसेंटाइल, इक्वल टू 5th डाइसाइल एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पूछा गया है सेकेंड क्वार्टाइल का, ये हमारी लाइन है। क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो ये हो गया Q1, Q2, Q3, तो ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। तो जो Q2 है वो सीरीज को बीच से बांटता है, क्वार्टाइल सीरीज को बीच से बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करता है। और मीडियन क्या करता है? मीडियन भी सेंटर से ही डिवाइड करता है। इक्वल टू 50th परसेंटाइल, परसेंटाइल में 100 होते हैं और 50 परसेंटाइल आपका कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा, तो ये भी सही है। इक्वल टू 5th डेसाइल, डेसाइल सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9। इसने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो फिफ्थ है 1, 2, 3, 4, फिफ्थ आपके क्या आ गया, सेंटर में आ गया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही सीरीज को आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन 2010 was 150 which increased in 2012 to 300. The increase in price in 2012 में कितनी हो गई, 100% इंक्रीज हो गई है, 150 से 300 हो गई है। ठीक है, टेक द 2012 एज द बेस, देन द वैल्यू शुड बी रिड्यूस्ड बाय 2010। अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि 2010 में हमारी प्राइस थी 150 और 2012 में कितनी हो गई है, 300। इसमें आपने बेस क्या लिया है, 2010 को बेस लिया है। इसमें क्या है, ये बेस है और ये करंट है। जो ट्रेंड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, करंट पीरियड वैल्यू माइनस बेस पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आगे सॉल्व करते हैं। करंट ईयर का है 300 माइनस 150 डिवाइडेड बाय बेस, ये क्या है, बेस है इसलिए 150 इंटू 100। तो ये आ गया आपका 150 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, दैट इज़ 100%। तो ये देख लिया आपने। अगर आप 2010 को बेस लेते हैं तो आपकी क्या हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है अब कि 2012 को आपको बेस लेना है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इसको बेस लेना है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया है और ये हो गया है करंट। तो इसमें फॉर्मूले में फिट कीजिए, करंट है आपका 150 माइनस बेस है 300 डिवाइडेड बाय बेस है 300 इंटू 100। तो माइनस में आपका आंसर आ रहा है 50%। माइनस में क्या आ जाएगा, 50%। तो यहाँ देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब माइनस हो रहा है किससे, 50% से। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन वेजेस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हेंस द वेजेस इज एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय। यदि कीमतों में 10% वृद्धि होती है और मजदूरी में कितना होता है, 20% वृद्धि होती है, तो वास्तविक मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर 100 आपकी प्राइस है तो इंक्रीज कितना हुआ, 110। कितना इंक्रीज हुआ, 110। और अगर आपकी मजदूरी कितनी है, 100 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 20%। तो वो कितना हो गया, 120। अब आपको क्या निकालना है, मजदूरी में वृद्धि निकालनी है। तो 120 आपकी वेजेस है, 110 आपकी कीमत है, इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही 109.09। अब 100 से इंक्रीज हो रही है तो माइनस 100 करेंगे तो 9.09, दैट मीन्स 10% से कम। ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 10%। नेक्स्ट है, कैलकुलेट एवरेज वेजेस ऑफ 2000 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्न सूचनाओं से आपको 2000 श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात करनी है। एवरेज वेजेस, तो एवरेज वेजेस के लिए हमें मीन कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री 2 गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए आपकी फ्रीक्वेंसी, एवरेज वेजेस हो गए आपका एक्स। अब आपको 2000 का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन एक्स बार। सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, ये आ रहा है 96,000, 92,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो
तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 96, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 36 एंड 16, गुणोत्तर माध्य निकालना है आपको 36 और 16 का। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है √AB, जो भी डिजिट्स है उनका अंडर रूट निकाल के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये है 36 का और ये है मल्टीप्लाई 16, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 4 दैट इज 24, ऑप्शन नंबर बी आंसर। Which measurement of the following is based on all the items of the series? निम्नलिखित में से कौन सा माप समस्त मूल्यों पर आधारित है? All the items of the series, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम सारे ही आइटम्स का डिविएशन निकालते हैं, तो वो किस पर बेस्ड हो गए? सारे ही आइटम्स पर बेस्ड हो गए, तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन नो, रेंज नो, क्वार्टाइल डिविएशन नो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ऑडिटिंग से। तो फर्स्ट है, एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, एक कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। लुक स्टूडेंट्स, कंपनी अंकेक्षक को कंपनी के ओनर ही हटा सकते हैं। तो कंपनी के ओनर की कौन सी मीटिंग होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, आम सभा। तो इसमें क्या आ जाएगा? जनरल मीटिंग में ही रिमूव किया जा सकता है। कोई भी संचालक नहीं कर सकता, प्रबंध संचालक भी नहीं कर सकता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर सकते। सामान्य कंडीशन में वो जनरल मीटिंग में ही रिमूव किया जा सकता है। 98, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट ब्लडहुंड, दिस डिसीजन इज गिवन इन द केस ऑफ, एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। ऐसा निर्णय किस परिवाद में दिया गया? ये आपका इम्पॉर्टेंट केस है जो मोस्टली पूछ लिया जाता है। ये है हमारा किंगस्टन कॉटन मिल्स केस। इस केस में जज ने यही डिसीज़न दिया था कि जो भी ऑडिटर है वो एक वॉचडॉग है, नॉट द ब्लडहुंड। ऑडिटर को संदेहशील होना चाहिए, न कि जासूस। संदेहशील होकर ही वो काम करेगा और वह संस्था के सारे कर्मचारियों को ईमानदार मानते हुए काम करेगा। ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ गारंटी, ही इज नॉट अ इंश्योरर, द डिसीजन इज गिवन इन द, ये दिया गया था लंदन जनरल बैंक केस में। अंकेक्षक सत्यता की गारंटी नहीं देता, वह न ही बीमक है। इस केस का डिसीजन यह था कि अंकेक्षक कभी भी सत्यता की गारंटी नहीं देता है। उसको ये पता है कि बुक्स प्रॉपर तरीके से रखी गई है, बट वो अश्योरेंस नहीं देता है कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है वो पर्याप्त उचित शुद्धता से बनाई गई है, मोर एक्यूरेट है, वो इसकी गारंटी नहीं देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल कैन बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी मैक्सिमम, अगर एक व्यक्ति कोई ऑडिटर है तो वो मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है एट अ टाइम।